नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री और क्लास 10 की साइंस कवर कर रहे हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्जाम सर पे है, अभी सिलेबस बहुत सारा है, कैसे करें, तो रात के 2:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इस YouTube चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको रटना ना पड़े, आपकी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी हो। ऑलराइट, चलिए रिफाइनिंग ऑफ द मेटल को हम इस मेथड से पढ़ेंगे। ये जो मेथड है, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या रिफाइनिंग की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है। असल में रिफाइन करने का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ कर देना। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मेटल है जो कंसंट्रेटेड है, यानी कि मैंने इसको धो रखा है अच्छे से, गैंग पार्टिकल सारे रिमूव कर दिए हैं और इसमें जो ओर था उसमें जो भी लेयर था इसके साथ, वो सल्फर था, भले ही ऑक्साइड था, भले ही कार्बोनेट ओर रहा हो ये, पर उसमें से भी मैंने मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। लेकिन इस मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना, वो अभी भी इसके अंदर हैं, तो उनको रिमूव करना है। तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो एम्बेडेड है, अभी तक भी बाहर नहीं निकली, उन सबको रिमूव करने के लिए हमें रिफाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। इस रिफाइनिंग के प्रोसेस को समझने से पहले इस सेटअप को समझ लेते हैं। देखिए, ये तो एक टैंकर है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है ना, या आप इसको सिर्फ टैंकर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक सिंपल है, एक टैंक है आपके पास। ओके, इस टैंक में आपके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं। अब आप सोचें कि ये तो इलेक्ट्रोलिसिस जैसा है, तो नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। भले ही ये और बात है कि दोनों का आधार एक है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। यहाँ हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, वहाँ हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे जब हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया है, ये आप देख रहे हो ना, ये बैटरी है, तो आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ओके, तो जो बड़े वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बैटरी के बड़े वाले टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है, वो भी पूरा पॉजिटिव हो गया और इस पूरे का नेचर भी पॉजिटिव हो गया। इसको हम बोलेंगे एनोड। ओके, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड, वो आपका नेगेटिव ही होगा, इस पूरे का नेचर भी नेगेटिव हो जाएगा और ये कहलाया जाएगा कैथोड। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें सोल्यूशन होता है एक, वो सोल्यूशन जिस मेटल की हम रिफाइनिंग करने जा रहे हैं उसी मेटल का वो सोल्यूशन होगा। आपकी किताब में कॉपर की रिफाइनिंग दे रखी है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रही हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर का होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट हम ले लेंगे, वो भी एक्वस फॉर्म में। तो जो CuSO4 लेंगे आप, CuSO4 एक्वस फॉर्म में लेंगे, यानी कि इसका सोल्यूशन लेंगे जो आपने पानी के साथ घोल के मिलाया है। सो दैट CuSO4 विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया। अब जिस भी मेटल की रिफाइनिंग करेंगे उसी के सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि इस प्रोसेस से ना हमारे पास क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया है, तो इस तरीके से बहुत सारे मेटल्स की रिफाइनिंग हम इस मेथड से करते हैं। तो माना कि मुझे जिंक की रिफाइनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जिंक का ही सॉल्ट लूंगी, जैसे कि ZnSO4 या फिर ZnCl2। क्लियर। तो हम क्योंकि कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं इसलिए हमने CuSO4 लिया है। साथ में हमने यहाँ पर कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल रखी है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो आप समझते हो ना, कंसंट्रेटेड में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसिड होता है और डाइल्यूट में लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एसिड होता है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 98% एसिड ही है तो वो कंसंट्रेटेड है, और अगर आपके पास 96, 92 से 96, 98% सिर्फ पानी ही पानी है, 2-3% एसिड है, तो मतलब वो डाइल्यूट है। तो हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे इसमें। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब पहली बात तो यही समझ लीजिए कि डाइल्यूट H2SO4 क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। क्लियर। वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये डिसोसिएट होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। तो उस
कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, कंडक्शन को इजी बनाने के लिए डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को इजी कर देता है। क्लियर? चलिए अब जो बेसिक चीजें हैं वो समझिए आप लोग। ये तो आप समझ गए कि ये एनोड है, लेकिन ये जो स्ट्रिप है हमने ये मोटी लेके रखी है। क्लियर? ये जो स्ट्रिप है ये पतली लेके रखी है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं, मैं सब बताऊंगी बारी बारी से, आप ध्यान से सुनिए। तो असल में क्या होता है कि जिस मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी है, आपकी किताब में सिलेबस में कॉपर दे रखा है ना, कॉपर की रिफाइनिंग तो मैं कॉपर ही बताऊंगी आपको। तो मान लीजिए ये कॉपर है, तो जिस भी मेटल की हमको रिफाइनिंग करनी है उस मेटल के हम चौड़े स्ट्रिप को लेंगे, चौड़े ब्लॉक को लेंगे। क्लियर? तो ये चौड़ा तो है लेकिन ये इम्प्योर है। क्लियर? और इसी मेटल के प्योर स्ट्रिप को हम कैथोड के साथ जोड़ेंगे, मतलब कैथोड टर्मिनल बना देंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है उसी मेटल को जब आप एनोड के फॉर्म में जोड़ोगे बैटरी से तो वो मोटा स्ट्रिप होना चाहिए। उसी मेटल का प्योर फॉर्म आप कैथोड बना के रखोगे पतली स्ट्रिप में। उसी मेटल के सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, आपको लिखना पड़ेगा। आप जब पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाओगे ना तो उसमें आपको लिखना होगा सिलसिलेवार तरीके से, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। प्रोसेस को समझ लेते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि इसमें तो CuSO4 है, ठीक? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये CuSO4 टूटेगा। टूटने की तो बात की बात है, पहले बना कैसे था वो समझ लेते हैं। क्लियर? तो जो चीजें यहाँ पे काम की नहीं है ना, मैं उसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि बोर्ड पे अच्छी खासी जगह रहे आपको समझाने के लिए। ओके, तो पहले तो आप ये समझो कि CuSO4 बना कैसे था। देखिए CuSO4 के बनने की ऐसी कहानी है कि Cu जो था उसके पास दो पॉजिटिव चार्जेस थे, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे जो उसने दे दिए, तो दो पॉजिटिव चार्ज हो गए। SO4 ने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और SO4 2 नेगेटिव हो गया। क्लियर? यानी कि आप ये बात जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड एक कैटायन और एक एनायन से मिलके बना होता है। तो कैटायन क्या है ये, और एनायन क्या है ये, याद रखिएगा। दिस इज कैटायन। मैंने बोला था ना आपको कैटायन एनायन समझाते वक्त कि जो कटा हो वो कैटायन, तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है वो कैटायन होता है, ठीक है, क्योंकि वो आयन है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जो कटा हुआ है वो एनोड है। क्लियर? याद रहेगा। तो कैटायन और एनायन से मिलके ये दोनों के दोनों बने थे। क्लियर? अब क्या होता है कि ये बनने के लिए इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, वो आपको सब पता है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में क्या है, CuSO4 है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों को डिसोसिएट कर देगी, तोड़ देगी। किस किस में? अपने अपने कंपोनेंट्स में। यानी कि CuSO4 टूट जाएगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब मैं आपको समझाने के लिए आम भाषा में बात करती हूँ। तो ये Cu2 पॉजिटिव इधर हो गया, SO4 2 नेगेटिव उधर हो गया। तो भाई ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है, हम जिस टैंकर में रहते हैं ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम दोनों को साथ में नहीं रहने देंगी तो हमने जो पार्टनरशिप की थी ना भैया, वो पार्टनरशिप तो हो नहीं सकती। तो ऐसा है, Cu2 पॉजिटिव कहता है Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो Cu2 पॉजिटिव कहता है कि भैया ऐसा है, हमने तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब जब तक ये बिजली रहेगी हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन वापस करो। तो ये Cu2 पॉजिटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। अब क्योंकि जब दिए थे तब पॉजिटिव थे, अब वापस ले लिए हैं तो काहे के पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu में। ये बात तो समझ में आई? तो ठीक है, SO4 बोलते हैं कि तुम क्या बात करते हो, तुमने हमें इलेक्ट्रॉन दिया तुम हमसे वापस मांग रहे हो। तो CuSO4 2 नेगेटिव बोलता है कि ले लो अपने दो इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, दे रहे हैं ना, इसलिए माइनस कितना, दो क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे तो होते ही नेगेटिव चार्जेस, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा SO4 में। ठीक है, अब ये भी न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं, और ये भी न्यूट्रल, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, पर इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसका नेचर ही पॉजिटिव होता है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि भैया ऐसा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पूरे स्ट्रिप का नेचर ही नेगेटिव है
और कॉपर है ही मेटालिक, उसका नेचर ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं भाई। तो ये जो Cu है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे काफी सारा कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ से इकट्ठा होगा, अब सुनो पूरी कहानी शुरुआत से, तब अब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो होती क्या है बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी के तौर पे समझाऊंगी, हंसते खेलते याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, पर ध्यान तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो कि होती क्या है कहानी। भैया ऐसा है कि ये सॉल्यूशन है CuSO4 का, ठीक है, और ये क्या है, ये है Cu, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कॉपर, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ कॉपर है। ये भी Cu है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, कॉपर की प्योर स्ट्रिप है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो इस पूरे का नेचर ही नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ Cu ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होता है, अब भैया जैसे हमने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इनको तोड़ देंगी, ये हो जाएंगे Cu2 पॉजिटिव और ये हो जाएंगे SO4 नेगेटिव। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहानी में बताया, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ये दोनों मिलकर CuSO4 की तरह तो नहीं रह पाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कॉपर है ना, जो बंद बैठा है यहाँ पर, ये कॉपर जो यहाँ बंद बैठा है, ये सोचता है कि अरे वाह, ये दोनों तो साथ में रह ही नहीं सकते, तो मेरे लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से कूदी लगा लेता हूँ। और जब मैं यहाँ से कूदी लगाऊंगा तो भैया मैं SO4 से बात करूंगा कि भाई तुम्हारे साथ ये कॉपर एसोसिएशन नहीं कर सकता, पर मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर कॉपर यहाँ से कूदी लगाएगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस कॉपर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हैं और इसने भी वापस दे दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रल हो गया है SO4, ठीक है, पर इसका नेचर ही नेगेटिव होता है, तो इसमें चलिए मत जाइए आप। तो कॉपर क्या करेगा कि कॉपर बोलेगा चलो मैं आया, मैं तुम्हारे साथ मिलके प्रोडक्ट बनाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलकर मैं पार्टनरशिप करूंगा। तो भाई यहाँ से जब तुम नीचे कूदोगे और इसके साथ मिलोगे तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे। तो ये कॉपर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, रिलीज करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव में। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है ये, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो इक्वेशंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इक्वेशंस बहुत मैटर करती हैं। ये कहाँ था, एनोड पर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे क्या कहानी हुई, एनोड पे ये हुआ कि भाई जो कॉपर जिस पे कोई चार्ज नहीं था अभी तक, भले वो प्योर था इम्प्योर था, लेकिन था तो कॉपर ही ना, उसने जंप कर दिया सोल्यूशन में और कहा कि भाई मैं SO4 के साथ पार्टनरशिप करूंगा। SO4 बोला मैं ऐसे पार्टनरशिप नहीं करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये बोला कि ठीक है भैया, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम ले लो, और ये खुद Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ की आगे की कहानी सुन लो, जो समझाने के लिए है, वो बोर्ड उसमें लिखना नहीं है। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव थे, इनको यहाँ लिख लेती हूँ, ये SO4 के साथ कंबाइन कर गए। अब क्योंकि इन्होंने अपने SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसलिए SO4 भी 2 नेगेटिव हो गए। ये दोनों के दोनों मिलकर CuSO4 हो गए। इनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, बिजनेस मस्त चल रहा था। फिर इलेक्ट्रिसिटी को पता चला, इलेक्ट्रिसिटी बोली अच्छा हमारे रहते तुम फिर से किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तोड़ो, इधर पार्टनरशिप नहीं चलेगी, यहाँ बिजनेस सिर्फ हमारे साथ चलेगा। अब फिर से वही कहानी, अब ये दोनों जब टूट जाएंगे तो वही सेम स्टोरी। ये कॉपर बोलेगा कि भैया ऐसा है, हमने तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, हमें वापस करो। सल्फेट बोलेगा ले लो भैया, तुम अपने इलेक्ट्रॉन ले लो। अब जब ये कॉपर बहुत ध्यान से सुनिए, ये Cu2 पॉजिटिव, दिस वन ब्लैक पेन से लिख लेती हूँ, कौन सा कॉपर, जिसने यहाँ से कूदी लगाई थी, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए थे, अब फिर से इनसे अलग हो गए हैं। तो ये Cu2 पॉजिटिव महाशय कहते हैं कि भाई ऐसा है, मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, मैं तो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर नहीं सकता जब तक बिजली है यहाँ पे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन वापस करो। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता है। बच्चों देखो, वापस ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हमने तुम्हें कुछ दिया तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, और हमने वो चीज ले ही ली, तो क्या हम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा ना। सेम इसके साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आए थे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए ना, इसलिए प्लस साइन लगाया। तो क्या बचे, कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं, Cu। क्लियर। बहुत ध्यान से सुनो, इसके आगे अभी एक जादू है। अब क्योंकि इस कॉपर का नेचर ही पॉजिटिव होता है, तो ये कहाँ अट्रैक्ट होगा,
ये अट्रैक्ट होगा भैया नेगेटिव की तरफ। अब इस नेगेटिव के साथ तो जुड़ नहीं सकता, ये तो तय है, तो किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो ये क्या करता है कि इस एरिया में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन हाँ बाहर बाहर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पूरी प्लेट ही कॉपर की है, तो अंदर कहाँ जाएगा, ये बाहर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक, ये कहानी चलती रहेगी। फिर से SO4 अकेला हो गया, यहाँ का बाकी का कॉपर है वो सोचेगा लाओ मैं इसके साथ कंपेनियन कर लूँ, फिर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर इसके साथ कंबाइन करेगा, फिर बिजली आएगी, फिर इनको तोड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी चलती रहेगी। तो इस पूरे सिलसिले में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की, वो ये है कि धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कॉपर यहाँ चला गया है, तो धीरे धीरे ये वाली जो स्ट्रिप है ये तो भैया हो जाएगी आपकी पतली, ये स्ट्रिप तो हो जाएगी पतली, पर जो ये वाली स्ट्रिप है, क्योंकि यहाँ का कॉपर पहले नहीं यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो धीरे धीरे ये वाली जो स्ट्रिप है ये हो जाएगी मोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। ये वाली जो स्ट्रिप है ये हो जाएगी मोटी। कहने का मतलब जो इम्प्योर था वो तो पतला हो गया और जो प्योर था वो मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो सुनो कि यहाँ जो हमने कहानी कही थी ना कि यहाँ से कॉपर आया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गया कहाँ गया, यहाँ गया ना, समझ में आ रहा है ना, यही तो गया। तो क्योंकि ये कैथोड पर गया, इसीलिए आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा एट कैथोड। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ से ये एनोड था, पहले यहाँ से इसने यहाँ पे जंप किया, SO4 से बात किया, SO4 बोला अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करो, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो, तब हमारे साथ तुम पार्टनरशिप कर पाओगे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, पर ये सब हुआ कहाँ से, एनोड से, इसलिए लिखना पड़ा एट एनोड। दोनों का एसोसिएशन नहीं हो पाया, बिजली ने इनकी दोस्ती तोड़ दी, पार्टनरशिप खत्म हो गई। Cu2 पॉजिटिव जो अभी सोल्यूशन में ही है, ये वाला Cu2 पॉजिटिव, इसने कहा मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, वापस कर दिया, Cu में कन्वर्ट हो गया। इसका नेचर ही पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ। तो यानी कि यहाँ जाने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये कौन है, ये है कैथोड। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एट कैथोड। क्लियर, समझ में आई ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझिए कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, चलो कॉपर तो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, वो तो समझ में आ गया। अब पर इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इस रॉड में 2 तरीके की इम्प्योरिटीज है, एक तो है रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और एक है लीस्ट रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव में जैसे आयरन, मान लो लोहा, आयरन Fe, तो Fe क्या करेगा भाई, वो तो रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है तो उसको तो Fe मतलब SO4 नेगेटिव मिल गया, तो वो तो Fe क्या करेगा, SO4 के साथ कंबाइन कर लेगा। Fe2 पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर FeSO4 बना लेंगे। समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो आयरन है, आयरन और बाकी के जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स जो भी इसमें होंगे एज एन इम्प्योरिटी, जो रिएक्टिव होंगे वो तो सोल्यूशन में आ जाएंगे और तैरने लग जाएंगे। लेकिन जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये कहाँ जाएंगे, ये सॉल्यूशन में तो जा नहीं सकते। सॉल्यूशन में जाके करेंगे क्या, किससे रिएक्ट करेंगे, वहाँ क्यों जाना है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही बाकी कॉपर यहाँ से कूद के इधर आ रहा है, बाकी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, नीचे झड़ जाएगा। ये लेमन कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है एनोड मड। इसको लिखा जाता है इम्प्योरिटीज। समझ में आया, पर एनोड मड है, इसको हल्की फुल्की इम्प्योरिटीज मत समझना। दिस इज हाईली वैल्यूएबल, क्योंकि इम्प्योरिटी में मिल भी क्या रहा है आपको, सोना, चांदी, प्लैटिनम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आपसे पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग किए हो, क्या पाए, तो तुम बोलोगे कि ऐसा है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग में एक तो हमें प्योर मेटल मिल गया, जिस भी मेटल की रिफाइनिंग कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी बात, हमें बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स मिल गए हैं एनोड मड के फॉर्म में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर, ओके। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की पूरी कहानी। इसको लिखने के लिए आप लोगों ने इस टैंकर को बना देना है, उसमें बता देना है कि जो इम्प्योर मेटल है वो ब्रॉड स्ट्रिप है, मोटी है, और उसको हमने एनोड के तौर पे लिया है, उसको जोड़ दीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि जो प्योर कॉपर है वो पतली स्ट्रिप है, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके कैथोड के फॉर्म में वहाँ पे स्टेबल किया है।
जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसी मेटल का है जिसकी रिफाइनिंग करनी है। अगर कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर का, जिंक ले रहे हैं तो जिंक का। आपके सिलेबस में कॉपर दे रखा है, आप जिंक का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। H2SO4 डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छे से होती रहे। क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनोड मत तो आप लिखोगे ही लास्ट में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मत भूलिएगा कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। ये दोनों इक्वेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस तरीके से अगर आप पूरे आंसर को लिखोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपके नंबर काटेगी, बल्कि नहीं काटेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ठीक लिख रहे हो, आप फिगर ठीक बना रहे हो, आप सारी की सारी चीज़ें ठीक ठीक लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस बाय रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एनोड मट क्या है पूछ लिया जाता है। इम्प्योर कॉपर की, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप एनोड है कि पॉजिटिव पूछ ली जाती है। प्योर की एनोड है, कैथोड है कि एनोड पूछ ली जाती है। एनोड मड में क्या क्या मिला वो पूछ लिया जाता है, वो मैंने शायद आपको भी बताया अभी। H2SO4 का इस्तेमाल क्यों करते हैं पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो कह दीजिएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन उस मेटल का जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है, उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, वही उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब सॉल्ट तो होता ही है, CuSO4 क्या है, सॉल्ट है, पर उसको पानी में मिला दिया तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है ना। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के केस में हमने मॉल्टन फॉर्म लिया था, उसी को मेल्ट कर दिया था, पर यहाँ पर हमने बकायदा एक्वस सोल्यूशन लिया है और उसमें H2SO4 डाला है। ओके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है ना। ओके, अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आता तो ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि भैया आपकी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी बने। तो डाउट्स को पूछिए, हिचकिचाइए मत। ठीक है, चलिए अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, रटिए मत। टेक अ गुड केयर ऑफ योर्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।